हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज सेकंड क्लास हमारी 5 अक्टूबर को मॉर्निंग में आज आपको ये क्लास मिल रही है और रूटीन अब से यही रहेगा। हर मॉर्निंग आपको एक क्लास ये मिलेगी। तो पिछले 2 से 3 दिन के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम हमारा रहता है, उसके अलावा 2 से 3 दिन के डिस्कशन रहेंगे। सोर्सेज भी पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स रहेंगे, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, के अलावा कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स जैसे कि पीआईबी होगा, या हम लोग संसद टीवी से भी मैटर उठाएंगे। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेवल की अच्छी क्रेडिबल मैगजीन्स लाइक द साइंस हुई, या उसके अलावा नेचर एक आती है, डाउन टू अर्थ है। उन सारी चीज़ों का मिला मिलू के हम लोग एक करंट अफेयर का जिस्ट तैयार करते हैं जो आपके लिए परोसा जा रहा है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी से लेकर के स्टेट लेवल पीएससीज, या आप जिस किसी भी स्टेट में तैयारी कर रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स आपकी इस क्लास से कवर होंगे। इतनी बातें जो अपने लिए इस सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि इनिशियल क्लासेस हैं तो शुरू में ये इन्फॉर्म करना बनता है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग वापस अपने टॉपिक्स पे आते हैं। क्लास में आपको ड्रिल पता है अपनी करना क्या है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां भी आप देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो। पिछली क्लास आपने देखी होगी होपफुली, और लेक्चर की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज के हमारे करंट अफेयर्स हम लोग 5 अक्टूबर यानी पिछले 2 से 3 दिन के जो भी न्यूज में थे आइटम्स, वो आज के लिए जो लेके आए हैं वो ये। सबसे पहला, उम्मीद। उम्मीद यहां पर एक सेकेंड, यस, उम्मीद नाम का एक ये प्रोजेक्ट उम्मीद या ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, इसके द्वारा दी गई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दी। रिसेंटली न्यूज में था कोटा के अंदर स्टूडेंट सुसाइड्स, कोई नई बात नहीं है उधर, बहुत पहले से ये एक बहुत बड़ा इशू है। राजस्थान के सबसे अहम शिक्षा नगरी कोटा का स्टूडेंट्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर, और उस अननेसेसरी प्रेशर के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स थोड़ा मेंटली उस चीज को सह नहीं पाते और अपनी जान गंवा बैठते। ऐसे में गवर्नमेंट, अब चूंकि एक बात वो भी है कि इलेक्शन का साल है, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा कंसर्न दिख रही है। गवर्नमेंट दिख रही है, जो अलग अलग सोसाइटीज ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे इसमें कंसर्न दिख रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट पर भी प्रेशर है तो गाइडलाइंस आ रही। बाकी कोटा में ऐसी चीजें बहुत सालों से हो रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर हमारे पूरे इस सिस्टम का हिस्सा हो चुका है। सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, लेकिन वो टॉपिक कभी बाद में बात करेंगे कि अपने शिक्षा क्षेत्र में कमी क्या है, उसकी बाद में बात की जाएगी। आज हमारा मुद्दा क्या है, ये प्रोजेक्ट उम्मीद गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस बोला जाएगा, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उम्मीद नाम की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा ये रिलीज किया गया है। आप अपने नोट्स के अंदर वैसे ही अपने नोट्स खोल के बैठे होंगे आप। आज 5 अक्टूबर की तारीख लगा लीजिएगा, उसके अंदर अपना पहला एक करंट अफेयर जो है इसमें ये आप नोट करते रहेंगे मेरे साथ साथ ही। उम्मीद, ये उम्मीद क्या है? निर्देश, ड्राफ्ट निर्देश हैं, इसके द्वारा दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए। लाइन और मैंने लिखी है, किस लिए है ये? टू प्रिवेंट सुसाइड्स अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में, विद्यार्थियों में। आप इसमें किस लिए है ये उम्मीद? गाइडलाइंस है विद्यार्थियों में आत्महत्या प्रवृत्ति रोकने के लिए, विद्यार्थियों में आत्महत्या प्रवृत्ति रोकने के लिए। अपने नोट्स में आप ये साथ नोट करते रहिएगा। विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्तियां रोकने के लिए कोटा के अंदर जो रिसेंट केसेस हुए उनको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने संज्ञान लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ये गाइडलाइंस दी है। उम्मीद गाइडलाइंस इनको बोला जा रहा है। वो गाइडलाइंस है, बहुत सारी है, ज्यादा अपने को जाने की डेप्थ में जरूरत नहीं है। ये उम्मीद की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इनमें ये जो सारे लेटर्स हैं UMMEED, इन सारों के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये इंग्लिश के ही मीनिंग्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी अपने नोट में इस उम्मीद की फुल फॉर्म नोट करके रखिएगा। यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड, समझ विकसित करनी पड़ेगी, एक आपसी तालमेल बिठाना पड़ेगा। एम, मोटिवेट। एम अगेन सेकेंड एम जो है उसका मतलब है मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप। एम्पैथाइज शायद इंग्लिश का वर्ड आपको अगर आइडिया नहीं हो, एम्पैथी थोड़ा सा आपको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उदारता की तरफ से आगे जाने वाला शब्द है। बहुत बेटर तरीके में अगर कहा जाए कि सहानुभूति हम बोलते हैं, उससे भी बेटर वर्ड है एम्पैथी। कि
मैं किसी गरीब को देखकर उस पर दया नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जगह पर खुद को रख के और उस चीज में कुछ अगर फंडामेंटल आधारभूत परिवर्तन कर सकूं तो मैं ये एम्पैथी रख रहा हूँ। सिंपैथी से बड़ा एक अच्छा वर्ड है एम्पैथी। सिंपैथी हम लोग बोलते हैं सहानुभूति, और एम्पैथी थोड़ा उससे भी आगे बढ़ के किसी के भले के लिए, परमानेंट भले के लिए काम करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार दया दिखा दी उसके ऊपर काम किया। ठीक है, ये वर्ड का मीनिंग आपको साथ में बता दिया गया है यहाँ पर। ये एम्पैथी इसके अंदर कि स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के जो इशू है उनके साथ गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, कोचिंग मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, वो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हों, उसके लिए ये सारे शब्द दिए गए हैं। आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप। ये उम्मीद की फुल फॉर्म दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई है, तो स्टैंडर्ड है और याद रखना पड़ेगा आपको। के अंदर प्लान ऑफ एक्शन मैंने जैसे कि आपको बताया कि उतनी ज्यादा गाइडलाइंस आपको सब रटने की जरूरत नहीं है। उम्मीद किससे रिलेटेड है ये आप इतना याद रखोगे कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में जो सुसाइड टेंडेंसीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने दी है। प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि इसमें स्कूलों के अंदर SWT सेटअप किए जाएंगे। तो स्कूल वेलनेस टीम, स्कूल वेलनेस टीम स्कूलों में स्थापित की जाएगी। स्कूल वेलनेस टीम नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। स्कूल वेलनेस टीम बेसिकली काम क्या करेगी, स्टूडेंट्स को गाइड करेगी, और इस स्कूल वेलनेस टीम के अंदर टीचर्स भी होंगे, मैनेजमेंट के लोग भी होंगे, उसके अलावा स्कूल से जुड़े हुए स्कूल के बड़े स्टूडेंट्स भी होंगे, साथ में सीनियर स्टूडेंट्स होंगे जो उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और एक तरह का एक ग्रुपिंग होगा तो इस कम्युनिकेशन को बेटर करे। तो इस तरह से टारगेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं उनको कम किया जाए। वापस क्विक रिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम याद रखिएगा इस उम्मीद के लिए, उम्मीद की फुल फॉर्म याद रखिएगा। SWTs सेटअप किए जा रहे हैं इसके अंदर, स्कूल वेलनेस टीम्स। इसका भाग कौन होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, और भी कोई बाहरी सदस्य भी हो सकते हैं। उम्मीद के बाद अपना अगला आज का एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये जैसे कि पहले भी आपको बताया कि जो चीजें न्यूज में होगी उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो भी न्यूज में है उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट न्यूज में क्यों है पहले वो बता देता हूँ। आर्मेनिया की पार्लियामेंट ने वोट किया है ICC ज्वाइन करने के लिए। ये ICC ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कप आने वाला है, स्टार्ट हो भी गया है शायद, अभ्यास मैच चल रहे थे। तो वर्ल्ड कप ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराती है, ये वो वाला ICC नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता के लिए आर्मेनिया ने, आर्मेनिया की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। तो नोट करने के लिए आप ये लिख सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले तो अपना पॉइंट फॉर्म में इसे नोट कर ही लेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आर्मेनिया, आर्मेनिया संसद द्वारा, आर्मेनिया संसद द्वारा ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, नेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता का प्रस्ताव पारित, संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया। ठीक, ये तो चलो क्यों न्यूज में था ICC, इसलिए बात आ गई, और आर्मेनिया ने रिसेंटली ICC की को ज्वाइन करने के लिए अपनी संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करवाया। अब बात करते हैं थोड़ा सा, आप जब टॉपिक पे आ ही गए हैं तो आर्मेनिया की मैप पे लोकेशन आप देखोगे मेरे साथ ही, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा आर्मेनिया। आस पड़ोस के जो देश हैं उनका ध्यान रखिएगा। आर्मेनिया के पड़ोस में आपको दिख रहा है नीचे तुर्की इस साइड, इधर आपको दिखेगा ऊपर ब्लैक सी से बाउंड्री लग रही है, ये याद रखिएगा, ब्लैक सी से बाउंड्री, सीमाएं लगती है आर्मेनिया की। इधर एक आपको दिखेगा, उसके अलावा नीचे सीरिया और इराक से बाउंड्री नहीं लग रही, एक तरफ ईरान से आकर बाउंड्री लग रही है, तो ईरान से भी बाउंड्री लग रही है। ये कुल मिला के आर्मेनिया आपको याद रखना है। इस तरह से एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है ये आर्मेनिया, तो एशिया के अंदर पड़ता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, आर्मेनिया एशिया महाद्वीप का देश, सीमा लगती है इसकी ब्लैक सी से, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ICC के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि ICC कब एस्टेब्लिश हुआ। 1998 में एक रोम स्टैट्यूट आया, रोम स्टैट्यूट द्वारा इसको स्थापित किया गया। तो आप साथ में लिखते रहेंगे, नोट करिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स। ICC क्या है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट यानी न्यायालय।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब की गई? रोम स्टैट्यूट के तहत स्थापना की गई। ये रोम स्टैट्यूट क्या था? एक रोम स्टैट्यूट, अभी आगे बात कर रहा हूं मैं, रोम इटली के अंदर स्थित है, वहां पर एक मीटिंग हुई, एक ट्रीटी टाइप ये पास हुआ रोम स्टैट्यूट, उसके अंदर आईसीसी की बात की गई कि आईसीसी एस्टेब्लिश किया जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 1998 ये सन याद रखोगे तो अपना पहला पॉइंट उसके अंदर नोट करते रहेंगे साथ में। 1998 रोम स्टैट्यूट द्वारा स्थापित, रोम स्टैट्यूट द्वारा स्थापित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन मैंने आगे इसमें लिखी है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेग में है। हेग कहां पर है? नेदरलैंड। तो अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा, हेग नेदरलैंड में मुख्यालय है इसका। तो मुख्यालय हेग नेदरलैंड, याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एक तरह से बोल सकते हैं हम, न्यायालय है के बारे में आपको इसका मुख्यालय कहां पर है, कब स्थापित हुआ, कौन मुख्य सदस्य है, या फिर हम लोग अपने देश के कंसर्न से देखते हैं कि क्या भारत सदस्य है, उस सब पे बात इधर करेंगे हम। मेंबर्स जो हैं उसके अंदर जो करंट में कंट्रीज न्यूज में है उनमें से मोटा मोटी अपने को पता होना चाहिए, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा उसमें यूएस की सदस्यता चेक करिए, रशिया की चेक करिएगा, उसके अलावा चीन की चेक कर सकते हैं आप, और चूंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत की भी चेक करिए। इनमें से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन में फंस जाता है। सारे आपको, अब इसमें 100 से ज्यादा मेंबर होंगे, आपको सारे सदस्य याद रखने की जरूरत नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, तो उतना ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग मेन कंट्रीज कौन से मेंबर है उनकी बात करते हैं। इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया एंड यूक्रेन आर नॉट द मेंबर ऑफ आईसीसी। ये देश सदस्य नहीं है। यूक्रेन का भी नाम लिखा क्योंकि रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, हो सकता है पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये लोग अपना विवाद सुलझाने के लिए आईसीसी जा सकते हैं, ठीक है, सदस्य नहीं है, इसलिए रशिया यूक्रेन को या यूक्रेन रशिया को आईसीसी में नहीं घसीट सकता, दोनों ही नहीं, ना यूक्रेन ना रशिया, नॉट द मेंबर ऑफ आईसीसी। भारत के हिसाब से हमें रखना है ध्यान, भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है। हम अपने मामले खुद देखते हैं, संप्रभु देश हैं, के भी होंगे जिन्होंने इनकी मेंबरशिप ले रखी है, लेकिन हमारी संप्रभुता का मतलब यह है कि हमारे कोर्ट्स, हमारे देश के कोर्ट्स निर्णय कराएंगे हमारे इश्यूज का। तो अगर क्रिमिनल इशू भी है तो उसके ऊपर केस हमारे देश में ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, यूक्रेन सदस्य नहीं है। अपने नोट्स में नोट करते रहिएगा साथ में ये पॉइंट। भारत, रूस, अमेरिका, चीन, जो भी आप बड़े बड़े देश अपने लिए सोच सकते हो कि जिनके साथ भारत की सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है, तो वो सारे ही सदस्य नहीं है। ये वाले यूएस नहीं है, रशिया नहीं है, यूक्रेन नहीं है, तो इनके आगे लिख लेना आईसीसी के सदस्य नहीं है। भारत, रूस, यूएसए, चीन और यूक्रेन इसके सदस्य नहीं है। ब्रिटेन है, जापान है, अफगानिस्तान और जर्मनी भी है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क अपना अफगानिस्तान, कल बात की थी हमने, फॉर्मेट, मॉस्को फॉर्मेट, रशिया का बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान के अंदर अपनी पंचायती चलाने के लिए किया है उन्होंने, हम लोग कल बात कर चुके हैं। आज आप नोट करोगे अपने साथ ये कि अफगानिस्तान, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी वो आईसीसी के सदस्य हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। तो ये बात आप याद रखोगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। आगे एक और चीज नोट की है मैंने, इसकी jurisdiction is limited to offenses occurring after it came into effect on July 1st, 2002। 1998 का ये रोम स्टैट्यूट इसको बनाने के लिए अनुमति देता है, एक प्रस्ताव पत्र दे देता है। ये लागू कब से हुआ? आईसीसी लागू हुआ है 1 जुलाई 2002 से। तो 1 जुलाई 2002 से ये केम इनटू इफेक्ट, बट एक स्पेशल आपको याद रखना है कि अब इस 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ, और इस 1 जुलाई 2002 से पहले के जो ऑफेंसेस अगर किसी देश ने किए हो तो उसके लिए आप क्रिमिनल कोर्ट में उनको नहीं घसीट सकते। कानून आपको इजाजत तो देता है किसी भी देश को ट्राई करने की उसके अपराधों के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इधर जर्मनी का नाम देख रहे हो, आईसीसी में जर्मनी मेंबर है, तो क्या हिटलर के अपराधों के लिए जर्मन सरकार को ये लोग सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि का ये जो चांसलर, मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ, ये हिटलर
हिटलर बहुत पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तब उसने वो सारी की सारी चीजें की, हॉलोकास्ट और पूरा हिटलर के अपने जो खुद के किए हुए क्राइम है वो कभी बाद में सेपरेटली बात होगी, वरना पूरे के पूरे घंटे निकल जाते। तो लेकिन उसके लिए आज आईसीसी जर्मनी को सजा नहीं दे सकता, या जर्मन सरकार से उस चीज के लिए वसूल नहीं कर सकता पैसा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 1998 में रोम स्टैट्यूट आया, 2002 में ये आईसीसी बन गया है, केम इनटू इफेक्ट, यहां से ये लागू हो गया। तो आईसीसी जब से लागू हुआ उसके बाद से ये सारी चीजें देखी जाएगी कि कौन से देश के ऊपर कार्रवाई करनी। याद रखोगे ये सारी चीजें, तो नोट कर लिए होंगे आपने ये पॉइंट फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं आईसीसी के बारे में, थोड़ी सी और बात करेंगे हम कि फंक्शन क्या है, करता क्या है आईसीसी। इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद ट्राइज द इंडिविजुअल्स चार्ज्ड विद द ग्रेवेस्ट क्राइम्स ऑफ कंसर्न्स। हम देखिएगा, इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को चार्ज करेगा, देशों की सरकारों को। जैसे मैंने जर्मनी वाला एग्जांपल लिया कि हिटलर को ट्राई नहीं कर सकते, हिटलर मर गया पहले ही एक तो, और हिटलर ने क्राइम किया होता और जिंदा होता भी तो भी आईसीसी की उधर जुरिस्डिक्शन नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो उस आईसीसी के बनने से पहले का था, और आईसीसी साफ साफ बोल रहा है कि हम 2002 से केम इनटू इफेक्ट, इस वजह से हम लोग इससे पहले हुए क्राइम के लिए किसी को पनिश नहीं करेंगे। आईसीसी करेगा क्या? इंडिविजुअल्स पे केस चलाएगा, यानी पर्सनल कैपेसिटी, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पे केस चलेगा इधर। तो इंडिविजुअल्स चार्ज्ड विद द ग्रेवेस्ट क्राइम्स ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लोगों को फर्क पड़ा हो। ऐसे अपराध तो उनके लिए, मान लीजिए फर्ज कीजिए कोई ना कोई अपराध ऐसा कुछ हुआ हो, किसी ने बॉम्ब फोड़ा हो, आतंकवादियों के ऊपर क्या ये चल सकता है? बिल्कुल आपराधिक मामला। अगर कोई देश चाहे तो उसके ऊपर, किसी के ऊपर अगर ऐसे आरोप लगाएगा तो इंडिविजुअल्स को यहाँ पर घसीटा जा सकता है। सीरिया, गद्दाफी हो, चाहे लीबिया के अंदर, या और उसके अलावा कोई भी जो बड़े बड़े अपने डिस्टर्ब्ड एरियाज के आप देश देखोगे, उनके जो तानाशाह रहे हैं उनको घसीटा जा सकता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जहां से कंसर्न होगी, इंडिविजुअल पे केस आईसीसी के अंदर चलाया जा सकता है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन पुलिस, ये याद रखिएगा, आईसीसी के पास खुद की पुलिस नहीं है। नोट कर लीजिएगा, खुद की पुलिस नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास खुद की पुलिस नहीं है, ये लाइन नोट कर लीजिएगा साथ में। पुलिस की क्या जरूरत है? नॉर्मली कोर्ट्स क्या करते हैं? कोर्ट्स ऑर्डर देंगे किसी को डिटेन करने का, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो पुलिस वाले जाएंगे, पुलिस होती है स्टेट पुलिस, अगर उस कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगी। यहां पर ये और देशों के साथ कोऑपरेशन करेगा, सहयोग करेगा, जिससे उन देशों की पुलिस इनको इस अपनी एस्टेब्लिशमेंट को एग्जीक्यूट करने में सहायता करेगी। तो एनफोर्समेंट के लिए ये रिलाइज ऑन कोऑपरेशन विद द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग देशों पर निर्भर रहते हैं, उनके सहयोग से काम करते हैं। डिक्रीज, अपने जो न्याय है उनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? अन्य देशों के साथ मिलके, उनके सहयोग से। खुद की कोई पुलिस नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए इनके पास, याद रखिएगा ये फैक्ट। एक और चीज है कि यूनाइटेड नेशन के साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कैसा संबंध है इनका? संबंध ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिशियली यूएन ने नहीं बनाया इनको, ये रोम स्टैट्यूट से बनाया, यूएन ने नहीं बनाया। लेकिन यूएन के साथ एग्रीमेंट में जरूर है, वो तो कोऑपरेशन कर भी सकते हैं। कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना है, दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, यूएन के साथ लिंक कर सकता है, कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि यूएन ने आपको एक तरह से बिल्कुल अपना ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि दो देश लड़ेंगे, जाओ यूएन आपको ऑथराइज कर रहा है कि आप उनके बीच में पंचायती करो, उनके न्याय करो, वो चीज नहीं। याद क्या रखना है आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आपको, भारत सदस्य नहीं है, यूएसए नहीं है, रशिया नहीं है, चाइना नहीं है। कौन है? तो अफगानिस्तान है। हमारे पड़ोसियों के अंदर अगर देखा जाए, अफगानिस्तान है, हम पर राज करने वाले। यूके, इंग्लैंड उधर सदस्य है, जर्मनी सदस्य है। ये सदस्य कौन है? याद रखिएगा, व्यक्ति, इंडिविजुअल्स के ऊपर आईसीसी के अंदर आईसीसी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उनके ऊपर केस चला सकता है। एक और बात आप याद रखेंगे क्या, कि इसके अंदर खुद की पुलिस नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, कि अगर जो भी इनके निर्णय होंगे उन निर्णयों को एग्जीक्यूट करने के लिए खुद की पुलिस इनके पास नहीं है। अंतरराष्ट्रीय अलग अलग देशों के साथ ये कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, ताकि अपने निर्णयों को एग्जीक्यूट, कार्यान्वित किया जा सके। समझ आया होगा होपफुली आपको। पॉइंट फॉर्म में अपने नोट्स लेते रहिए, अगर नहीं किया नोट तो पॉज दबाइए, अपने फोन में या लैपटॉप में जहां भी देख रहे हो नोट करिए, पहले अपने पॉइंट फॉर्म में नोट करते रहिएगा। सारी कहानी नहीं लिखनी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे चलते हैं।
रोम स्टैच्यूट जिसकी बात मैंने की, ये रोम स्टैच्यूट क्या था उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। रोम स्टैच्यूट मुख्य रूप से इंटरनेशनल लेवल पे जाना किस लिए जाता है कि इसने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया। तो रोम स्टैच्यूट के तहत आईसीसी बनाया गया। ये ट्रीटी थी एक तरह की, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अडॉप्टेड इन रोम इन 1998। रोम कहां पर है? इटली। तो रोम इटली के अंदर रोम स्टैच्यूट आया, केम इनटू फोर्स इन 2002। पिछले पेज पे आपको तारीख दी थी, 1 जुलाई 2002 से लागू हो गया। तो ये एक फैक्ट के रूप में लिख लीजिएगा रोम स्टैच्यूट के बारे में, थोड़े फैक्ट लिखिएगा आप। रोम स्टैच्यूट हिंदी नाम देख लीजिएगा स्टैच्यूट को क्या कहते हैं, बाकी आपको पेपर में आजकल आइडिया हो जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ में देते हैं। और रोम स्टैच्यूट कब आया है? 1998, 1998। रोम कहां पर है? रोम इटली में। तो वहां एक ट्रीटी के तहत ये रोम स्टैच्यूट आया, 2002 से लागू हुआ। 2002 से लागू हुआ। तारीख अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो 1 जुलाई 2002, पिछले पेज पे लिखा था मैं, 2002 से लागू हुआ। और यहां पर एम बताया इसका वापस वही, एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू डील विद द वर्स्ट पॉसिबल क्राइम्स एंड एंश्योर दैट जस्टिस प्रिवेल्स। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय करने का काम कर रहा है अंतरराष्ट्रीय गुनाहों के लिए, जिससे एक से ज्यादा देश अफेक्ट हुए हों, मानवता के विरुद्ध बेसिकली वही कि काम हुआ हो कुछ, तो उसमें ऐसे अपराधों के लिए किसी को सजा देना, किसी को इन्वेस्टिगेट करना, ये सारे काम इस रोम स्टैच्यूट के उद्देश्य थे, जिसके तहत आईसीसी बनाया गया। It states that the states that have signed this Rome Statute are party to it and thus bound by it as well. जिन स्टेट्स ने, जिन राज्यों ने, स्टेट यहां पर राज्य या देश के लिए उपयोग किया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से जानेंगे इस बात को कि एक देश को राज्य, एक इकाई के रूप में राज्य बोला जाता है। हमारे संविधान के अंदर भारत देश के लिए भी राज्य शब्द उपयोग हुआ है कई बार। तो राज्य, स्टेट, देश को बोल रहे हैं इधर। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जिन राज्यों ने, जिन देशों ने रोम स्टैच्यूट को साइन किया है वो इससे बाउंड होने का मतलब कि उन पर लागू होगा और वैधानिक रूप से लागू होगा ये रोम स्टैच्यूट। यानी आईसीसी के पास अगर वो अपना मुद्दा लेके गए, आईसीसी ने कोई सजा सुनाई तो उनको वो मानना पड़ेगा। अगर दो देशों का विवाद आईसीसी के पास गए, इंडिविजुअल, अगर कोई देश किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर केस चला रहा है आईसीसी के अंदर, तो उसके ऊपर मानना पड़ेगा। तो उसके लिए बाउंड बाय इट। टोटल 123 सदस्य हैं दैट हैव साइंड द रोम स्टैच्यूट। 123 सदस्यों ने, 123 देशों ने, लिख लीजिएगा ये पॉइंट, 123 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं रोम स्टैच्यूट पर, इसलिए आईसीसी के सदस्य हो चुके हैं। 123 देशों के रोम स्टैच्यूट के ऊपर हस्ताक्षर हैं। ये लाइन मैं आपको लिख चुका हूं और एक बात पहले ही हम कर चुके हैं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ रोम स्टैच्यूट। भारत ने साइन नहीं किया है, तो ये लाइन याद रखिएगा, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, अलग से लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईसीसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आती है। भारत सदस्य नहीं है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। नोबेल प्राइज अनाउंस हो रहे थे, पिछले क्लास के अंदर हमने देखा था मेडिसिन का, कैरिको को मिला था, विस्मार्क को मिला था। हमने कल डिटेल में, डेप्थ में चर्चा की थी किस लिए मिला था मेडिसिन में उनको। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए के द्वारा इन्होंने कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर बहुत सहायता की, बहुत शानदार ब्रेक थ्रू इन्वेंशंस किए, इस वजह से उनको नोबेल मिला, 2023 का नोबेल। और नोबेल से जुड़े हुए सारे फैक्ट हमने कल चर्चा की थी, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे मिलता है, और सारी बातें हम लोग कल बात करके आए हैं कल की क्लास। जिस किसी को अगर आज ही देख रहा है, पीछे कल की क्लास में जाइएगा, नोबेल की पीडीएफ उसके अंदर पढ़िए, पीडीएफ देख लीजिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगा पूरा नोबेल का डिटेल मिल जाएगा कि कौन देता है, क्यों देता है, नोबेल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। हमने कल सारी की सारी बात की थी डेप्थ में। आज अभी एक और हम लोग बात कर रहे हैं, फिजिक्स का और नोबेल अनाउंस हुआ है 2023 के लिए। किसको मिला है इस बार? 3 साइंटिस्ट को मिला है ये, पियर एगोस्टिनी, पेरिक क्राउस एंड एने एल ल्यूई। ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आपको नाम ये तीनों याद रखने, प्रोनाउंसिएशन आपको बोल के, अब देखो पेपर का यही फायदा है कि वहां पर आपको बोल के नहीं बताना पड़ेगा। तो ऐसे जो ये नाम होंगे, जो कुछ कई बार, क्योंकि जर्मन प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो होती है थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है, इस वजह से आप, ठीक है, आपको बस नाम याद रखने, ये पियर एगोस्टिनी, उसके अलावा क्राउस और एने हुइल, इनके नाम याद रखोगे। इनके नाम याद रखोगे, इन तीनों वैज्ञानिकों को मिला है फिजिक्स का 2023 का नोबेल। इसलिए मिला है वो, इसमें वजह ये है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट
एटोसेकंड पल्स क्या है ये बताऊंगा मैं भी। एटोसेकंड पल्स फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स, गतिशील इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन्होंने रिसर्च की, उसको एक पिक्चर कैप्चर करना। एक आप एग्जांपल एक समझिए, ये तो वर्ल्ड नोबेल कमेटी द्वारा दिया गया कि किस लिए इनको दिया जा रहा है। मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये 3 नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, याद रखेंगे। कौन कौन से? पियर अगोस्टिनी, क्राउस और उसके अलावा व्हिटली। इनके नाम याद रखिएगा। इन तीनों को मिला है फिजिक्स का नोबेल 2023 का। क्यों मिला है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता जो है उसको सही से कैप्चर करने के प्रयास किए। थोड़े और बेहतर शब्दों में बोलें तो एग्जांपल देता हूं, एक रेस कार्स देखिए आपने, तो मोटो जीपी वगैरह ये सब होती है, रेसेस होती है ना, F1 रेस होती है, जैसे उनमें गाड़ियां बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है। अगर आप उनकी नॉर्मल कैमरा से आप सोचो कि मैं अपने फोन के कैमरा से उनकी फोटो नहीं ले पाओगे, ढंग से नहीं ले पाओगे, मूविंग कार है। तो देखा होगा आपने कि नॉर्मल जैसे आप कोई भी रनिंग कोई व्हीकल है उसकी फोटो लेने का, कैप्चर करने का ट्राई करोगे, उसमें भी बड़ी मुश्किल आती है। अच्छे कैमरे होते हैं उसमें आ जाती है, और अगर जब मैं बात करूं रेसिंग कार्स की तो उसके अंदर तो और भी मुश्किल होती है। अब आप सोच के देखिए, इधर कोई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैप्चर करना चाहे तो क्या हो? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आपको दिखता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है, एक सेकेंड गाइस, यस, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर, और इनके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल जनरल साइंस का अपना थोड़ा सा टॉपिक हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसके चारों ओर घूमेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से घूमते हैं। जब इतना स्पीड से घूम रहे हैं तो इनकी स्पीड को कैप्चर करना, ये एक मटेरियल के अंदर, एक एटम के अंदर हो क्या रहा है उस चीज को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल काम। इसी मुश्किलों के ऊपर जीत पा ली हमारे इन तीनों भाई साहब, जिनको अभी नोबेल मिला। इन तीनों साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैप्चर कर ली, और कैसे करी है उसके लिए ये एटोसेकंड पल्स इन्होंने जनरेट की। एटोसेकंड पल्स क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो एटोसेकंड पल्स इसलिए, तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम नोट कर लीजिएगा, एगोस्टिनी, क्राउस और उसके अलावा व्हिटली। इन तीनों के वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा कि फिजिक्स का 2023 का नोबेल इन्हें मिला है। क्यों मिला है, किस सब्जेक्ट में, किस वजह से मिला है, इस इन्वेंशन के लिए, किस इन्वेंशन के लिए मिला है, उसके लिए आप बस इतना याद रखिएगा, ये नाम लिख लीजिएगा जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, एटोसेकंड पल्स। बता दूंगा अभी क्या है ये एटोसेकंड पल्स द्वारा। क्या किया इन्होंने इस एटोसेकंड पल्स के द्वारा? फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन, कैप्चर कर लिया बेसिकली उसको, कि बहुत फास्ट होता है लेकिन उसको इस एटोसेकंड पल्स के द्वारा इन्होंने कैप्चर किया। उसकी बात अभी हम करेंगे कि इट इनेबल्स देम टू डायरेक्टली सी थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली देख पा रहे। नॉर्मली ऐसा हो रहा था कि हम लोग रिसर्च के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करते थे, डेटा कलेक्शन के आधार पर कुछ एक तरह से हाइपोथेटिक्स बना रहे थे, उनके आधार पे इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, मैटर्स के अंदर मैटर की क्या बिहेवियर रहेगी अलग अलग मैटर्स की, वो डिसाइड कर रहे थे। अब यहां से रिसर्च के अंदर बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस एटोसेकंड पल्स को जनरेट करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉन की इमेज कैप्चर कर। एटोसेकंड पल्स क्या है? ये एटोसेकंड टाइम स्केल या एटोसेकंड पल्स ये है क्या? एक लाइन में बोलूं, बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ सेकंड। हिंदी में समझाएं आपको, इंग्लिश के अंदर आपने ये नाम सुने होंगे, ये मिलियनेयर, बिलियनेयर, क्या होते हैं ये? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, नोट कर लीजिएगा, 10 की पावर मिलियन होता है। मिलियन का मतलब 10 की पावर 6। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मल बेसिक मैथ्स या जो भी आप जनरल लाइफ बोल दो उसका लेसन, ये कितना बोलते हैं? 1 लाख बोलते हैं, 5 जीरो होते हैं। जब 6 जीरो हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 10 लाख। बिलियन का मतलब है 10 लाख। बिलियन, बिलियन क्या होता है? 10 की पावर 9, पावर 3 और बढ़ जाए तो उसको बिलियन बोला जाता है। ठीक है, इजी। अब आते हैं इधर, इलेक्ट्रॉन की जब मैं पल्स नापना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन को
कैप्चर करना चाह रहा हूं तो मेरे पास इतना इंप्रूव्ड स्केल होना चाहिए। वो टाइम स्केल क्या है उसको एटोसेकेंड पल्स के अंदर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स अकर ऑन द एटोसेकेंड टाइम स्केल, एटोसेकेंड टाइम स्केल पे अकर होते हैं और उसके लिए ही एक अलग से पल्स बनाई गई जिसका सम्मान हमने नोबेल के रूप में किया है उन तीनों वैज्ञानिकों के। तो इस एटोसेकेंड पल्स के लिए बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड 1 × 10⁻⁻18, तो एक सेकंड का बिलियंथ हिस्सा, बिलियन मैंने बताया 10⁹। अब मैंने एक और लाइन इधर लिखी, उसका एक और 10⁹, बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। इतने तेज मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन इस सेकंड के इतने हिस्से में। आपको नाम समझ आया होगा एटोसेकेंड टाइम स्केल, बिलियंथ ऑफ सेकेंड। नोट करिएगा, ये इंग्लिश में ही लिख लीजिए क्योंकि आपको ये नंबर पूछा जाता है। ये जो अपना एटोसेकेंड टाइम स्केल है क्या है, उसके अंदर आपको अलग अलग नंबर दे देंगे। नंबर आपको याद कैसे रहेगा, बस एक लाइन याद रखिए कि एटोसेकेंड टाइम स्केल क्या है, बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ, मतलब 10⁹, एक सेकंड का 10⁹वां हिस्सा, तो फिर उसके ऊपर एक और बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ 10⁹। इसकी गणित थोड़ी सी आप सोल्व करोगे, आप देखोगे ये 10⁹, ये घात जब गुणा में होती है तो ये जुड़ जाती है। 9 + 9 1/10⁸, जिसको हम लोग सिंपल मैथ्स के अंदर 1 × 10⁻−18 भी लिख सकते हैं। और ये जो चीज आपने अभी देखी 1 × 10⁻−18, इसी को बोला जाता है कि एटोसेकेंड टाइम स्केल। याद रखेंगे ये बात, बिलियंथ ऑफ सेकेंड। आप बस इतना लिखिएगा अपने नोट्स के अंदर, इतना डाल दीजिएगा ये कि एटोसेकेंड टाइम स्केल, एटोसेकेंड टाइम स्केल क्या है ये एटोसेकेंड टाइम स्केल के आगे बस नंबर लिख लीजिएगा। कैसे आया वो मैंने इधर बता दिया। ज्यादा डेप्थ की जरूरत हो तो बस ये लाइन ध्यान में रखिएगा, बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड के बिलियन का बिलियनवा हिस्सा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हुआ पर जरूरत है। आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वो आपको एक जनरलिस्ट बना हुआ चाहता है। जनरलिस्ट मतलब जो जनरलाइज कर सके सारी चीजों का, सबका सब कुछ आता हो उसको। आपसे प्रशासनिक सेवाएं चाहती है सरकार, प्रशासनिक सेवाओं के लिए आपको सब पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि सारे फील्ड में आपकी नॉलेज रहनी चाहिए, और उसमें साइंस भी शामिल है, उसमें प्रशासन भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, भी जाननी चाहिए, कल्चर भी जानना चाहिए, ज्योग्राफी भी आपको पता होगी, बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग आपको पता होगी। वो सारी चीजें टेस्ट भी करती है गवर्नमेंट, और उसके बाद आगे आपको यूज भी आती है वो, ताकि आप एक प्रभावी एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रभावी प्रशासक बन सको। उसके लिए जरूरी है तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन चलता है। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में पीएचडी मांगेगी, लेकिन फिजिक्स का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, मैथ्स का बेसिक होना चाहिए। ऐसे ही कुछ बेसिक्स की बात इधर हमने की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे और यार लाइटर, एक वजह बताई गई है मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना इतना मुश्किल क्यों है। इलेक्ट्रॉन्स की पिक्चर लेना या मटेरियल साइंसेस में हेल्प क्या होगी इससे, मैंने इन तीनों साइंटिस्ट के नाम जिनके लिए अभी, इनकी इस खोज से हेल्प क्या होगी मटेरियल साइंस की, कौन सा मटेरियल किसके लिए उपयुक्त है, उसके अंदर की मटेरियल की जो रिसर्च होती है उसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को बेटर कैप्चर कर पाएंगे हम। जब ये बेटर कैप्चर कर पाएंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और बेटर एप्लीकेशन होगी, जिससे हमारे अच्छे क्वालिटी के और मटेरियल्स, जैसे कि अब देखो कई बार क्या होता है ना कि कोई एक चीज के लिए कोई स्पेशल मटेरियल ही यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो किचन के अंदर आप देखोगे कि वो अपना माइक्रोवेव यूज करते हो, माइक्रोवेव के जो आपके बर्तन होंगे वो एक स्पेशल एलिमेंट से बने होंगे, या फिर आप देखोगे कि पैराशूट्स एक स्पेशल तरह के नायलॉन से बने होते हैं। तो अलग अलग बहुलकों का अलग अलग उपयोग है। मैटर के अंदर क्या है वो डिसाइड करता है कि वो मैटर कितना ड्यूरेबल है, कितना लचीला है, कितनी कौन सी प्रॉपर्टी है। वो मैटर प्रॉपर्टीज साइंस के अंदर आप डिटेल में पढ़ते हो तो वो सारी चीजें आती है। कुल मिला के बात यह है कि आपको ये फैक्ट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना मुश्किल क्यों है, वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच जूम अराउंड द डेंसर न्यूक्लियस इन एन एटम। नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। लाइटर होते हैं और इंटरेक्ट फास्टर इन द एटोसेकेंड रैम, बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए कैप्चर करना मुश्किल है, जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं।
आपको कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं वो सारे के सारे मैं इधर लिख चुका हूँ। ये मैथ्स एक्सप्लेनेशन है, अगर आप सीधा याद रख पाओ 10 की पावर -18 सेकंड तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं याद रख पाओ, अगर आपको लॉजिक चाहिए तो लॉजिक इधर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के बाद माइक्रोप्लास्टिक्स। ये माइक्रोप्लास्टिक्स यूज में रहे हैं अभी क्योंकि जापान में कुछ रिसर्चर्स ने फाइंड किया कि बादलों में इन्होंने अब इस चीज की प्रेजेंस को वेरीफाई किया है कि बादलों में, क्लाउड्स में प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इन क्लाउड्स, बादलों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रेजेंस को वेरीफाई किया है। मुद्दा यह है कि माइक्रोप्लास्टिक डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं, चूंकि न्यूज में है इस वजह से पेपर में आ सकते हैं। क्या होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स? नाम से स्पष्ट हो रहा है, माइक्रो बहुत छोटे लेवल पे। कितने छोटे लेवल पे? तो 5 mm से छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स को माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। तो 5 mm से छोटे, 5 mm से छोटे, नोट कर लीजिएगा माइक्रोप्लास्टिक क्या है। माइक्रोप्लास्टिक अपने नोट्स के अंदर साइड में नोट करते रहिएगा। ये 5 mm, 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स, 5 mm से छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं क्या? माइक्रोप्लास्टिक। इट कम फ्रॉम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, टेक्सटाइल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड मच मोर। तो इंडस्ट्रीज से, कारखानों से एफ्लुएंट्स, जो बाहर निकलने वाले इंडस्ट्रीज के उत्सर्जक पदार्थ होंगे, उसके अलावा टेक्सटाइल बिजनेस जो है वहां से, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां के कुछ साइड प्रोडक्ट्स, उसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हो, उन सारों से कुल मिला के ये माइक्रो प्रोडक्ट्स जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। ये रिलीज होकर नुकसान क्या पहुंचाते हैं, इसका इंपैक्ट क्या रहता है? ये इंपैक्ट है कि जब इनको यूवी रेज के साथ इनका एक्सपोजर मिलता है, उनके साथ जब ये रिएक्शन करते हैं, सनलाइट से आने वाली यूवी रेज के साथ जब मिलकर रिएक्शन करेंगे तो डिग्रेड होते हैं और फिर ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जो है बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट। एनवायरमेंट का पूरा डेप्थ का इशू है, उसके ऊपर भी सेपरेट टॉपिक है अपने को। अब देखो करंट अफेयर्स में हमें क्या करना है कि हम लोग सारे टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते हैं। इधर मैं अब आपको पूरा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वो सारे टॉपिक्स नहीं कर सकता, पर टाइम की चूंकि बात देता है, हमें करंट अफेयर के अंदर कोई सीमा नहीं है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, और कुछ मतलब वैसा हमें एक अपने आप को बांधना पड़ता है। इस वजह से टॉपिक्स के ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं हम कुछ। तो यहाँ पर आपका जो ये माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं, एनवायरनमेंट को हानि किस तरह पहुंचाएंगे? ये सनलाइट से निकलने वाली यूवी रेज के साथ क्रिया करेंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक्स जब यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ, पराबैंगनी विकिरणों के साथ क्रिया करेंगे, तब ये क्रिया करके ग्रीन हाउस गैसों में कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना योगदान देंगे, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। कहानी याद रखोगे, पॉइंट फॉर्म में नोट कर लीजिएगा। माइक्रोप्लास्टिक कहते किसे? 5 mm से छोटे पार्टिकल्स। इंपैक्ट, इनका प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी पर? पराबैंगनी विकिरणों के साथ क्रिया करके ये करेंगे क्या कि ये आपको ग्रीन हाउस गैस में योगदान देते हैं, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाते हैं। समझ आया होगा आप? आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा माइक्रोप्लास्टिक्स का टॉपिक। एक न्यूज में रिसेंटली था यशस्विनी। ये यशस्विनी क्या है, नोट करते रहिए, बता रहा हूं अभी। यशस्विनी एक बाइक एक्सपीडिशन है, दल है, मोटरसाइकिलों पर निकला, विमेन का, सिर्फ महिलाओं का दल जो बाइक्स पे निकला है। सीआरपीएफ की महिला जवान है ये, जो सारी की सारी, मतलब सारी नहीं है, ये एक दल है 150 विमेन का, 150 महिलाओं का, 75 रॉयल एनफील्ड बाइक्स पे निकला है। इसलिए निकला है कि एक रैली की तरह निकल रहा है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है इसको सीआरपीएफ के साथ मिलके, और इसके लिए निकला है कि टू सेलिब्रेट वुमेन्स एम्पावरमेंट। सिंपल चीज है। यशस्विनी क्या है? ये एक बाइक कॉन्वॉय है जो निकला है यहाँ पर। सीआरपीएफ की महिलाएं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर इनको सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। ये कॉन्वॉय निकला कहाँ से? कश्मीर से निकला है। तो कश्मीर से निकले हैं, कहाँ तक जाएंगे?
एक सेकेंड, मैं आपको चाहता हूँ कि आप पूरा पूरा ये नोट करते रहें। तो फर्स्ट अपना ये यशस्विनी आपने नोट कर लिया होगा। कौन है ये यशस्विनी, क्या है यशस्विनी? पहली तो बात, यशस्विनी एक बाइक एक्सपीडिशन है, विमेन बाइक एक्सपीडिशन, सीआरपीएफ का विमेन बाइक एक्सपीडिशन लिख लीजिएगा। सीआरपीएफ मोटरसाइकिल, एक सेकेंड, सीआरपीएफ मोटरसाइकिल महिला दल यात्रा एक्सपीडिशन को यही बोलते हैं शायद हिंदी में। तो भावनाओं को समझिए थोड़ा। सीआरपीएफ का ये महिला दल कॉन्वॉय जो है ये यहाँ से निकला है। अभी जम्मू कश्मीर में एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको रवाना किया झंडी दिखा के। कौन है ये, किस किस का कोलैबोरेशन है? सीआरपीएफ प्लस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, इनकी कोलैबोरेशन से ये दल रवाना हो रहा है। क्यों रवाना हो रहा है, एम क्या है? महिला सशक्तिकरण को सेलिब्रेट करने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण नोट करते रहिएगा ये पॉइंट फॉर्म में साथ में। महिला सशक्तिकरण को सेलिब्रेट करने के लिए कितने लोग हैं, ये इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि यूपीएससी नॉर्मली नहीं पूछता इस तरह के फैक्ट्स, पर स्टेट लेवल पीएससीज के अंदर आपको पूछ लिए जाते हैं कि कितने लोग थे, कितनी बाइक लेके रवाना हुए, इस तरह के फैक्ट जो है वो आपको पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शंस में दे देते हैं। तो 150 महिलाओं का, 150 सीआरपीएफ महिलाएं 75 बाइक्स के ऊपर, 75 रॉयल एनफील्ड बाइक पे निकले हैं। और ये कितने राज्य कवर करेंगे वो भी साथ में नोट करते रहिएगा। 15 राज्यों से होते हुए, 2 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित, 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हुए प्लान इनका ये है कि हमें 31 अक्टूबर को गुजरात पहुंचना है। तो कहां से? कश्मीर से गुजरात, बीच में 15 राज्य कवर करेंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश कवर करेंगे। कश्मीर से गुजरात तक की यात्रा रहने वाली है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 15 राज्य कवर होंगे। गुजरात पहुंचेंगे कब? सीधे 31 अक्टूबर को। क्या खास है 31 अक्टूबर को? 31 अक्टूबर को सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर ये लोग 31 अक्टूबर तक एकता नगर गुजरात में पहुंचने वाले हैं। डेस्टिनेशन ये है, याद रखिएगा ये फैक्ट। कहां से कहां तक? यशस्विनी क्या है? सीआरपीएफ का कॉन्वॉय है महिलाओं का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइज करवा रही है सीआरपीएफ के साथ मिलके। 75 बाइक के ऊपर 150 महिलाएं निकली है, रवाना हुई है जम्मू कश्मीर से, जाएगी कहां तक? गुजरात तक। गुजरात में आपको ये एकता नगर अगर याद रख सको तो ठीक है, बाकी गुजरात तक जाएगी तो वो याद रखना है। सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर तक ये लोग वहां पर पहुंचेंगे, याद रखेंगे ये सारी चीज। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेंट्रल एस्टेब्लिश करने का ऐलान किया है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है। कहां पर किया है ये जरूरी है आपको, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बस ये याद रखना है, हेडिंग डाल लीजिएगा ये, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां पर? तेलंगाना, तेलंगाना में मुलुगु, मुलुगु जिले में। 900 करोड़ उसकी कॉस्ट रहने वाली है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्या ऐसी ये पहली है ट्राइबल यूनिवर्सिटी? नहीं, पहली नहीं है, बहुत सी और भी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है भारत में, और भी एक उधर बिरसा मुंडा के नाम पे चलती है झारखंड में। ट्राइबल यूनिवर्सिटीज और भी हैं तेलंगाना में। इधर अभी मोदी जी ने अनाउंस किए, तो आपको इस तरह का एक करंट अफेयर्स का फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोदी जी ने कहां पर अनाउंस किए ये, मुलुगु जिले के अंदर, कहां पर? तेलंगाना में ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाने वाली। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स की जो ये पीडीएफ है जिसमें ये हिंदी में सारे के सारे साथ में लिखे गए हैं, ये आपको इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जो कि हमारा सृष्टि क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, सृष्टि क्लासेस नोहर। पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। कल की पीडीएफ आपने देख ली होगी, आज की भी पीडीएफ, आप ये वीडियो देखोगे आपको तुरंत ये पीडीएफ भी उधर मिल जाएगी। याद रखिएगा एक चीज कि अपने नोट्स सेपरेट रखिएगा करंट अफेयर्स के, डेली रेगुलरली उनको अपडेट करते रहिएगा।
क्योंकि हो सकता है आगे जाके कई बार क्या होता है ना करंट अफेयर्स के अंदर कुछ चीज़ें चेंज, तो मैं पुराने का आपको रेफरेंस दूंगा कि इतनी तारीख के करंट अफेयर के अंदर मैंने ये चीज़ करवाई थी, वहां पर उसमें एक अपडेट और हो गई। मान लो कुछ भी, अब कोई स्कीम हो गवर्नमेंट की, उसके अंदर गवर्नमेंट एक और कंपोनेंट ऐड कर देती है, या कुछ और, कई बार जैसे कोई ग्रुप डिक्लेयर किया गया हो, कोई भाषाओं का ग्रुप हो, कोई इंटरनेशनल ग्रुपिंग हो, उस इंटरनेशनल ग्रुपिंग के अंदर 5 सदस्य थे, एक और ऐड हो गया, तो मैं आपको वापस रेफरेंस दूंगा कि पीछे जाइएगा वहां पे चेक। ये पूरी अपनी इस तरह से रहने वाली है। उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। कोशिश करेंगे यही रेगुलरिटी बनी रहे, सुबह सुबह आपको ये लेक्चर्स मिल जाया करेंगे, जब भी टाइम मिले तब देखा करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर पसंद ना भी आए तो कमेंट करिए, हमें कमी बताइए, हम इम्प्रूव करें। टीम लगी हुई है, उनके एफर्ट्स को थोड़ा सम्मान दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास।